Good morning, dear students. Today I am going to discuss with you lecture number 3 of chapter 1. In this lecture, I will discuss with you different laws of chemical combination. First law is law of conservation of mass. Second, law of constant composition. Third, law of multiple proportions. Fourth, law of reciprocal proportions. And fifth is Gay-Lussac's law of gaseous volume. So let us take these laws one by one. First of all, you should all know that these four laws, law of conservation of mass, law of constant composition, law of multiple proportion, and law of reciprocal proportion, these all involve mass relationship. Okay, so here different elements will have a relationship in terms of mass, whereas fifth law, which is the Gay-Lussac law of combining volume, that is only applicable to gaseous reactants and products. तो ये आपने खास ध्यान रखना है कि जब भी एलिमेंट आपके गैसियस स्टेट में होंगे तो एट दैट टाइम Gay-Lussac लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम आपका अप्लाई होगा, ठीक है। और बाकी केसेस में वी विल हैव these four laws which involve mass relationship. तो यहाँ पे केवल masses की बात करेंगे हम चारों laws में। तो let us take one by one. First of all, law of conservation of mass. The law was given by Antony Lavoisier 1789. मास के बारे में इसने बात की है। जैसे आप नाम से पता लग रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन किसकी हो रही है? मास की। तो क्या बोलता है? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। दूसरी बात ये कहता है, इसी बात को दूसरे शब्दों में कह रहा है, इन अ केमिकल चेंज एज वेल एज इन अ फिजिकल चेंज व्हाट हैपेंस, द टोटल मास ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच आर अंडरगोइंग चेंज दैट रिमेन सेम, ठीक है। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स दैट रिमेन्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। सो लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, मीथेन का कंबस्शन हो रहा है CH4 विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। दो आपके ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल लग रहे हैं, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल किसका है? मीथेन का। मॉलिक्यूल के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम विच लिव टुगेदर एज वन स्पीशीज। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन कंबाइनिंग विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन resulting into formation of 1 molecule of carbon dioxide, okay, and 2 molecules of water, ठीक है। तो इस केस में अगर मासेस की हम बात करें तो देखो 16 ग्राम आपका मास है किसका? मीथेन का। कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, 4 हाइड्रोजन है तो 12 और 4 16, ठीक है। ऑक्सीजन 2 into 32, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास 32 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है? 16 है, ठीक है। तो 32 एक मॉलिक्यूल का मास हुआ, तो दो मॉलिक्यूल का मास 2 into 32, ठीक है। इन दोनों का सम आ रहा है 80 ग्राम, ओके। नाउ प्रोडक्ट्स देखें। प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है जिसका मास 12 + 32 कितना हो गया? 44। एंड इन केस ऑफ वाटर कितना हो गया? 2 into 18, 18 वाटर का क्या है? मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। तो 16 इसमें ऑक्सीजन का और 2 इसमें हाइड्रोजन का। तो 16 + 2 कितना हो गया? 18। 18 और 2 मॉलिक्यूल है तो मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ का जो मास है दैट इज इक्वल। तो दिस प्रूव्स दैट दिस लॉ इज वैलिड लॉ इन केस ऑफ मास की अगर हम बात करें तो इसी लॉ को हम मास के टर्म में कह रहे हैं कि जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है तो मासेस जो हैं दैट रिमेन कांस्टेंट, वो कंजर्व रहते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल के साथ मैंने समझाया आपको। जब कोई मैटर में फिजिकल चेंज होता है तब हम देखेंगे कि क्या मास आपका सेम रहता है। तो यहाँ पे एक गिलास में आइस लिया गया है, कितना? 100 ग्राम, ठीक है। उस आइस को मेल्ट होने दिया गया। आफ्टर मेल्टिंग उसको वाटर में वो कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। फिर से वेट किया, कितना आ रहा है? 100 ग्राम। दोनों केसेस में मास रिमेन सेम, नो डाउट। चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज हुआ,
फिजिकल चेंज हमने पढ़ा, क्या चेंज है? जिसमें कि फिजिकल स्टेट सब्सटेंस की चेंज होती है, ठीक है। तो फिजिकल चेंज तो हो गई, लेकिन जो मासेस हैं वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में मास रिमेन कांस्टेंट। इससे पिछली हमने पढ़ी एक केमिकल चेंज थी, ठीक है। तो देयर इज नो चेंज इन मास, ये आपने ध्यान रखना है, दोनों मासेस क्या रहने हैं? कांस्टेंट रहने हैं, ठीक है। अब देखते हैं जब मैटर में कोई केमिकल चेंज होता है, क्या तब भी ये लॉ एप्लीकेबल है? तो देखें, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। लैंडोल्फ्स एक्सपेरिमेंट है ये। इसमें ये एक लैंडोल्फ्स ट्यूब ली गई है, एच शेप की ये ट्यूब है, जिसमें एक कंटेनर में एक तरफ सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया गया, दूसरी तरफ सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया गया, ठीक है। ट्यूब का वेट ले लिया जाता है, मास ले लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इस ट्यूब को टिल्ट करते हैं, मींस टेढ़ा करते हैं, ताकि दोनों सॉल्यूशन आपस में क्या हो जाए? मिक्स हो जाए। तो ऑन मिक्सिंग इनमें ये रिएक्शन होता है, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, जो कि सॉलिड होंगे, ठीक है, प्लस सोडियम नाइट्रेट आपका सॉल्यूशन में एक्वस बचेगा, ठीक है। तो इस केस में जो आपका मास रिएक्टेंट्स का पहले था, वही मास अब प्रोडक्ट बनने पर भी रहेगा, मींस लैंडोल्फ ट्यूब को रिएक्शन होने के बाद फिर से तोलेंगे, दोनों केसेस में मासेस क्या आएंगे? सेम आएंगे, ठीक है। तो इन दिस केस आल्सो मास रिमेन्स सेम। ओके, सो दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक और एक्सपेरिमेंट हमने लिया है। इस एक्सपेरिमेंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन एक ट्यूब में ले लिया गया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एक कोनिकल फ्लास्क में लिया गया है, ठीक है। ऊपर से कॉक लगा दी गई है और इसको जब वेट किया गया, मींस इसका मास निकाला गया, तो 67.25 ग्राम आया, ठीक है। अब क्या किया? इसको मिक्स कर दिया, मींस इस ट्यूब को जो स्ट्रिंग है उससे आपका नीचे डाल के क्या है, इसमें मिक्स कर दिया गया। मिक्स करने पर क्या हुआ? जब थॉरोली ये दोनों सॉल्यूशन मिक्स हुए तो एक केमिकल रिएक्शन हुआ, और उस केमिकल रिएक्शन से क्या मिला हमें? कॉपर सल्फेट से क्या बन गया? कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कॉपर हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बन गए, सॉलिड बन गया, ठीक है। और रिएक्शन हो गया, केमिकल चेंज आ गया, उसके बाद भी मास क्या रहा? हमारा कांस्टेंट रहा, ठीक है। सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन आपका बचेगा, है ना, क्योंकि यहाँ से सोडियम आएगा, यहाँ से आपका सल्फेट आएगा, और यहाँ से आपका कॉपर लिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट से, और इधर से हाइड्रोक्साइड लिया, तो प्रेसिपिटेट किसके बने? कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड के, ठीक है। तो दोनों केसेस में मास विल रिमेन सेम। तो दिस ऑल्सो प्रूव्स that mass remains same in both these cases. Okay. In case of nuclear reaction, there is a change. जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो थोड़ा सा अमाउंट मास का एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। ये मैंने पीछे भी आपसे बात की थी फर्स्ट लेक्चर में कि जो यूनिवर्स है वो मैटर और एनर्जी दो चीजों से बना है, ठीक है। और ये मैटर और एनर्जी आपस में इंटरकन्वर्टिबल हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है। तो जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट का जो मास है वो रिएक्टेंट के मास से थोड़ा सा कम होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये मास में कमी क्यों आई, ये मास गया कहां? तो दिस मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है। आइंस्टाइन इक्वेशन में E आपकी एनर्जी है, M मास का लॉस, कितनी कमी आई मास में, ठीक है, C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ओके। और इसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है C की वैल्यू, ठीक है। C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट हियर। तो ये आपने ध्यान रखना, ये कांस्टेंट है, मास का लॉस आपका यहाँ से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में यही होता है। मैंने कहा था कि न्यूक्लियर रिएक्शन से मिलने वाली एनर्जी को हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज कर सकते हैं अगर उसको कंट्रोल्ड वे में करवाएं, ठीक है। और अगर यही एनर्जी अनकंट्रोल्ड हो जाए देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है, इससे बॉम्ब बनता है, ठीक है। तो इन दोनों ही केसेस में क्योंकि एनर्जी आपकी देखिए क्या हो रही है, मास और एनर्जी का आपस में इंटरकन्वर्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस लॉ को थोड़ा सा हम इंप्रूव कर देते हैं और अब इस लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है।
तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन को। क्यों? क्योंकि एनर्जी भी और मास भी इस यूनिवर्स का क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। नाउ सेकंड लॉ, that is law of constant composition given by Prost in 1799. क्या बोलता है? A chemical compound contain the same elements. A chemical compound contains the same elements in exactly the same proportion. In exactly the same proportion. ध्यान देना, कोई भी केमिकल कंपाउंड कहता है सेम एलिमेंट से बना होता है इन एग्जैक्टली दी सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन में वो क्या होंगे? बाय मास मिक्स होंगे। रिगार्डलेस ऑफ साइज ऑफ सैंपल, हम चाहे जितना मर्जी बड़ा सैंपल ले लें, और सोर्स ऑफ सैंपल। ठीक है, सोर्स ऑफ कंपाउंड मींस हम किसी भी सोर्स से ले लें, जितना मर्जी अमाउंट ले लें, उसके ऊपर किसी भी केमिकल कंपाउंड का जो कंपोजिशन है कहता वो डिपेंड नहीं करेगा। हर केमिकल कंपाउंड का कंपोजिशन हमेशा सेम होगा। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आगे भी आप देखेंगे कि वाटर हम अलग अलग सोर्सेज से ले लें या अलग अलग कंट्री से ले लें फॉर एग्जांपल, ठीक है, अलग अलग अमाउंट में ले लें, हर केस में वाटर का जो कंपोजिशन है दैट विल बी H2O। ठीक है, ये मैंने आपको बताया इधर। तो दो मॉलिक्यूल आपके दो हाइड्रोजन एटम आपके एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे, और ये जो रेशियो है ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, दिस इज 1:8 रेशियो। ठीक है, तो दिस रेशियो ऑफ मासेस दैट रिमेन कांस्टेंट। सिमिलरली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में रेशियो रिमेन कांस्टेंट। नाइट्रोजन आपका जो है दैट इज 14 and oxygen is 16. Similarly here NO2। आगे आप देखेंगे ये सारे एग्जांपल आएंगे आपको। तो रेशियो ऑफ मासेस ऑफ एलिमेंट दैट रिमेन्स कांस्टेंट व्हेनेवर द एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे देखें हमने कांस्टेंट कंपोजिशन का लॉ आपका एक्सप्लेन किया है, इसी को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। इसमें आपने सैंपल ऑफ प्योर कंपाउंड मींस वाटर लिया है, ठीक है, और उसमें आपके सेम एलिमेंट होंगे और सेम मास प्रोपोर्शन में होंगे। तो पानी एक टैप वाटर ले लिया, दूसरा आपका मिनरल वाटर ले लिया। ठीक है, एक में आपने एक गिलास लिया है, दूसरा एक बॉटल है। तो अब देखिए केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर दैट रिमेन्स ऑलवेज सेम। मैंने अभी कहा H2O ही रहेगा एंड इट इज मेड अप ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसका कंपोजिशन अगर आपका 10 ग्राम का देखा जाए तो इसमें 1.119 ग्राम हाइड्रोजन होगी, 8.881 ग्राम ऑक्सीजन होगी, एंड दिस रेशियो कम्स आउट टू बी 1:8। ठीक है, सिमिलर आपका जो केस है वो सैंपल बी में भी होगा। अगर आपका 27 ग्राम कहता है हमने ले लिया तो उसमें 3.021 ग्राम हाइड्रोजन होगी और 23.979 ग्राम ऑक्सीजन होगी। अगेन रेशियो विल बी 1:8। ठीक है, नाउ इसी को अब केमिकल रिएक्शन पे अप्लाई करते हैं लॉ को। इस लॉ में देखो कार्बन डाइऑक्साइड कहता है दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय मैनी मेथड्स। बहुत सारे मेथड से हम कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। पहला मेथड है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आपका हीट करें तो कैल्शियम ऑक्साइड देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, चूने को अगर आप हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड स्लेक्ट लाइम आपको मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है, और दूसरा तरीका है कार्बन को बर्न करें, जलाएं, कंबस्शन उसका करें, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तीसरा तरीका है कैल्शियम कार्बोनेट मीन चूने के ऊपर डाइल्यूट HCl का रिएक्शन करवाएं, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है, चौथा तरीका है सोडियम बाइकार्बोनेट, उससे भी क्या है कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट आपको पता है क्या होता है? हाँ जी, दिस इज बेकिंग सोडा। ठीक है, इसको हम बेकरी में यूज करते हैं तो इट गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इन ऑल दीज एग्जांपल्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स, दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड दे आर कंबाइंड टुगेदर in the same fixed ratio. 12 part by carbon they are combining with 32 parts by mass of oxygen. Clear? So ratio is 3:8 and this ratio will remain always same. ठीक है, तो किसी भी तरीके से हम बना लें।
अब इस लॉ की कुछ लिमिटेशन है, मींस कहां कहां पे ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। तो पहली लिमिटेशन है कि ये जो लॉ है, दिस लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड इन केस ऑफ दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? देखो, आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट के वो एटम हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, या सिंपल शब्दों में हम कहें तो किसी भी एलिमेंट के वो एटम जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो कार्बन के दो आइसोटोप हैं, एक C12 और एक C14। ठीक है, C12 में हमारे पास 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, दूसरी तरफ C14 में वी हैव 6 प्रोटॉन, प्रोटॉन तो 6 ही होंगे लेकिन जो आपके न्यूट्रॉन है वो कितने हो गए? 8। ठीक है, तो जब आपका देखो ये वाला कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो रेशो होगी 12:32। ठीक है, लेकिन जब ये वाला कार्बन आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो रेशो हो जाएगी 14:32। ओके, तो रेशो सेम नहीं रही बल्कि क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला लॉ हम ऐसे कंपाउंड्स में नहीं लगा सकते जहां पर कि क्या हो? एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स कंपाउंड बना रहे हों। ठीक है, दूसरा जो इसकी लिमिटेशन है वो हम इस लॉ को ऐसे कंपाउंड्स पे भी नहीं लगा सकते जो कि सेम एलिमेंट्स के द्वारा बनता है और सेम रेशो में कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, एक्चुअल में जो ऐसे कंपाउंड्स हैं विच आर फॉर्म्ड ऑफ सेम एलिमेंट एंड इन सेम रेशो बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे कंपाउंड आइसोमर कहलाते हैं। ठीक है, तो इस केस में देखो दो आइसोमर मैंने लिए है, C2H5OH, ये इथाइल अल्कोहल है, और दूसरा CH3OCH3, ये आपका डाइमिथाइल ईथर है। ठीक है, दोनों में आप देख रहे हैं कार्बन 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। हाइड्रोजन हमारी 6 है, इसमें भी 6 है, ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो देखिए आप किस रेशो में आए, ये रेशो आई आपकी 24:6:16। ठीक है, 16 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन 24 कार्बन। ठीक है, तो इस रेशो में देखो रेशो दोनों कंपाउंड में सेम है एलिमेंट की, लेकिन दोनों कंपाउंड क्या है? डिफरेंट है। तो इसका मतलब इस लॉ को हम क्या है? आइसोमर्स में भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिस इज नेक्स्ट लॉ विच इज बेस्ड अपॉन मास आल्सो। ये आपका जो है डाल्टन ने दिया था 1804 में। क्या बोलता है देखो, when two element A and B combine together to form more than one compound, then masses of A which separately combine fixed mass of B, A और B दो कोई एलिमेंट है। ठीक है, कहता है ये जब भी दो एलिमेंट A और B आपस में कंबाइन करते हैं क्या बनाने के लिए? एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, तो कहता है मासेस ऑफ A विच सेपरेटली कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ B। ठीक है, A का वो मास जो B के फिक्स मास के साथ है, कहता है कंबाइन कर रहा है, वो मासेस आपस में सिंपल रेशो में होते हैं। ठीक है, समझ लेना इस चीज को। दो एलिमेंट हैं A और B, ये आपस में डिफरेंट रेशो में कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, उन कंपाउंड में कहता है किसी एक एलिमेंट A के जो मासेस हैं जो कि क्या कर रहे हैं? B के फिक्स अमाउंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं, उन A के मासेस की जो रेशो है वो कहता है हमेशा क्या होगी? सिंपल रेशो होगी। ठीक है, आइए इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन दो आपके एलिमेंट हैं, दो कंपाउंड बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड में एक एटम सल्फर का दो एटम ऑक्सीजन के साथ मिलता है। ठीक है, तो सल्फर 32 16 16 रेशो 32:32। यहां पे देखें एक सल्फर का एटम तीन
आपके ऑक्सीजन एटम के साथ मिलता है। ठीक है, तो आपका ऑक्सीजन का जो 16 16 16 कितना हो गया 48, लेकिन सल्फर कितनी है 32। तो इसका मतलब सल्फर का मास फिक्स है, मीन इसको अगर हम एटम बी मान लें तो इसका मास फिक्स है 32। ठीक है, हम सिर्फ ए के मासेस की बात करेंगे। यहां पे ए का मास कितना है 16 + 16 32, और यहां पे ए का मास कितना है 48। तो 32:48 रेशो हमारे पास आ रही है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो 4:6 रेशो ये रहेगी। ओके, तो ये फिक्स रेशो है। ठीक है, एक और देखते हैं एग्जांपल। ये देखें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, ये 5 कंपाउंड बना रहे हैं। पहला NO, दूसरा NO2, तीसरा N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इसको बोलते हैं, इसको नाइट्रस ऑक्साइड, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से ये आपका डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है, दिस इज डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ठीक है, N2O5। तो इन कंपाउंड्स में देखो नाइट्रोजन 14 14, इसमें 28, इसमें 28, इसमें 28। ठीक है, ऑक्सीजन के देखें, ऑक्सीजन इसमें पहले कंपाउंड में 16, दूसरे में 32, तीसरे में 16, चौथे में 64, पांचवे में 80। अब क्या करना है, इनकी रेशो देख लेनी है। ठीक है, 1 ग्राम मान लेंगे हम एक का मास। मान लो हमने किसका मास मान लिया, देखो रेशियो ऑफ मोलर मासेस N और O की दी है हमने नंबर 1 पे। नंबर 2 पे क्या दिया हमने, ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, हमने 1 ग्राम नाइट्रोजन के साथ निकाला कि कितनी ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है, तो इसमें 14 ग्राम आएगी, इसमें 2.29 ग्राम, इसमें 0.571, इसमें 2.28 ग्राम और इसमें 2.86 ग्राम। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है उस वैल्यू से सब वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे, और जब ऐसा हम करेंगे तो हमारे पास होल नंबर वैल्यूज आएंगी। ठीक है, 2 4 1 3 5, और ये देखो होल नंबर रेशियोज हैं। ठीक है, तो ये नीचे दिया हुआ है कि कैसे कैसे ये किया गया। ठीक है, मोलर मासेस की रेशियो ली गई पहले नंबर पे, नंबर 2 पे ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन निकाले गए। ठीक है, और तीसरे केस में लोएस्ट वैल्यू से सभी को डिवाइड करके होल नंबर रेशियो निकाली गई। ठीक है, तो ये भी लॉ को प्रूव कर रही है। ये एग्जाम्पल में बताया हुआ है कि नाइट्रोजन जो है वही चीज जो हमने पीछे कही वही चीज हमने यहाँ पे भी एक्सप्लेन की है कि जब भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन ऑक्साइड्स को बनाते हैं, ठीक है, तो उन ऑक्साइड्स में ये वाले लॉज जो हैं वो फॉलो होते हैं, और साथ ही आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में देखिए क्या है, पहले समझ लेना है इसको। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी, दो कोई एलिमेंट है ए एंड बी, विच कंबाइंड सेपरेटली विद फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सी, जो कि क्या कर रहे हैं, फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सी के साथ कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये कहता है इन दो एलिमेंट ए और बी के मासेस की जो रेशो है, जो कि क्या कर रहे हैं, थर्ड एलिमेंट सी की फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहे हैं, वो रेशो कहता है दिस विल बी आइदर द सेम, या तो ये रेशो सेम होगी, और some simple multiple of the ratio of masses in which A and B combine directly with each other। कहता है या तो ये रेशो सेम होगी या फिर क्या है, किस रेशो के, उस रेशो के सिंपल मल्टीपल होगी जिस रेशो में A और B आपस में डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये एग्जांपल यहां पे देखते हैं। दो एलिमेंट हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ए इसको मान लें, बी इसको मान लें। ठीक है, थर्ड एलिमेंट सी कार्बन के साथ कंबाइन करते हैं। ओके, हाइड्रोजन जब कंबाइन करता है तो मीथेन बनती है, ध्यान रखना आपने। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब डायरेक्टली कंबाइन करते हैं तो वाटर बनता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तीन कंपाउंड ये बना रहे हैं, तीन एलिमेंट हैं ए बी सी। अब देखें पहले कंपाउंड में मीथेन में हम देखेंगे
कि रेशो आपकी क्या है। तो मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन 12 भाग है, हाइड्रोजन 4 पार्ट है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में देखें, कार्बन आपका 12 है और आपका जो ऑक्सीजन है वो कितना है 32। इसका मतलब सी का मास फिक्स है, यही लॉ भी बोल रहा है। तो हम किसका मास देखेंगे, ए और बी का, ठीक है। दो एलिमेंट हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी रेशो आई कितनी 4:32 और 1:8, ठीक है। अब देखो इनकी आपस की रेशो, आपस की रेशो मीन जिस रेशो में ये डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं वो रेशो क्या है, दैट इज ऑल्सो 1:8। हाइड्रोजन 2 पार्ट्स, ऑक्सीजन 16 पार्ट, तो दिस रेशो इज अगेन 1:8। तो दिस प्रूव्स द लॉ, ठीक है। इज इट क्लियर, पता लग गया होगा आपको। यहां पे भी देखें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन किया गया है। यहां पे भी दो एलिमेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन और तीसरा सल्फर लिया गया है, ठीक है। ये आपस में मिलके H2S बनाता है, ये SO2 बनाएगा और ये आपस में मिलके वाटर बनाता है, ठीक है। तीनों में मासेस की रेशियो निकाली, H2S में निकाली तो 2:32, 1:16। SO2 में निकाली 32:32, दैट इज 1:1, ठीक है। और H2S और SO2 की जब रेशियो आप निकाल रहे हैं मींस फिक्स मास में, तो 1:16 आ रही है, ठीक है। और दिस इज वाटर में कितनी है 2:16 और 1:8, तो दिस रेशियो इज सिंपल मल्टीपल ऑफ ईच अदर, ओके। नाउ लास्ट लॉ, दैट इज गी-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, और इस लॉ का आपने ध्यान रखना है। मैंने पहले बताया दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ गैसेस, गैसेस में ये एप्लीकेबल है, ठीक है। क्या बोलता है, When measured under same temperature and pressure, देखिए जब भी गैसेस की बात होगी तो हमें कंडीशंस हमेशा कांस्टेंट रखनी होंगी, ठीक है। जब हम सभी गैसेस के केस में कंडीशंस आपकी सेम रखेंगे तभी हम मेजरमेंट क्या है स्टैंडर्डाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो कहता है अंडर द कंडीशन ऑफ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर whenever gases react, जब भी वो रिएक्ट करती हैं आपस में, the ratio of volume of reacting gases, दे आर स्मॉल होल नंबर, उनके रिएक्ट करने के जो वॉल्यूम्स हैं ध्यान रखना, दे आर इन होल नंबर रेशियो, ठीक है, ओके। तो ये देखें हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम, ठीक है, दे आर कंबाइनिंग विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ओके, गिविंग यू 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये आपने रिएक्शन पढ़ा है H2 2 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम मींस आप इसको मिलीलीटर भी ले सकते हो, लीटर भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर ये लीटर लेंगे तो ये भी लीटर में ही आएगा, ठीक है। और अगर ये मिलीलीटर में है तो आगे भी क्या आएगा मिलीलीटर में। तो हम एक जनरल टर्म यूज कर रहे हैं 2 वॉल्यूम मींस 2 वॉल्यूम अगर आप इसके लेते हो और 1 वॉल्यूम आप इसका लेते हो, यू विल गेट 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। तो रेशियो हुई 2:1:2, क्लियर। इस लॉ में खास ध्यान आपने क्या रखना है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है, उनकी होल नंबर रेशियो आएगी आपस में, पहली बात। दूसरा, ये जो लॉ अप्लाई होगा ये कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे अप्लाई होगा, ठीक है। तीसरा, गैसेस जब भी कंबाइन करेंगी तो वो डेफिनेट और सिंपल प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम कंबाइन करेंगी। ध्यान रखें यहाँ पे मास वाले जो 4 लॉज हमने अप्लाई किए वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे गैसेस के केस में, ठीक है। ये केवल गैसेस के लिए लॉ है, गी-लुसाक लॉ। और वो जो पिछले हमने 4 आपके प्रिंसिपल मीन जो 4 लॉ किए वो चारों लॉज आपके बाकी एलिमेंट में अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ ऐसे भी बता सकते हैं, देखो 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन, वॉल्यूम हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग टू गिव यू 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। यहाँ ध्यान देंगे, देखो हमने 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल शो किए हैं हाइड्रोजन के, 5 ही इधर शो किए हैं। टोटल मॉलिक्यूल कितने हो गए मान लो 10, ठीक है। 10 मॉलिक्यूल कितनी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं देखो, ठीक है। ये भी कितने हैं 10, ओके, 2 4 6 8 10, ठीक है। यहाँ कितने थे 10 और 10 20 एटम हाइड्रोजन के प्लस
उसमें क्या हुए, 10 एटम ऑक्सीजन के कंबाइन हुए, तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल बने, वी विल गेट 10। आप चेक कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो ऐसे समझना है इसको, रेशियो 1:1:1:2, ये आपकी रेशियो आएगी। थैंक यू। मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर आज का समझ आ गया होगा। इन केस आपकी कोई क्वेरीज हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेल आईडी दिया हुआ है, यू कैन कॉल मी। ठीक है, यूट्यूब पे आप मेरे चैनल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।